हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल रऊफ खान है और मैंने पहले ही प्रयास में एंटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस था। आज की इस वीडियो में मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा, कुछ मोटिवेशनल स्पीच दूंगा और इसके अलावा मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और इसके अलावा इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वैसे वो रीजनिंग रहेगा। जैसे कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूजीसी एग्ज़ाम के नेट एग्ज़ाम के दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआर यूजीसी नेट। सीएसआईआर मैं अभी डिस्टिंग्विश कर देता हूँ, इन दोनों को बता देता हूँ सीएसआईआर क्या होता है। सबसे पहले सीएसआईआर को ही मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लोग साइंस स्ट्रीम से होते हैं, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से पीजी किया हुआ होता है, वो सीएसआईआर नेट देते हैं। तो मतलब जो साइंस स्ट्रीम वाले होते हैं वो सीएसआई नेट देते हैं। उसके अलावा बाकी मैंने बता दिया था कि नेट दो तरह से होता है, यूजीसी नेट और जेआरएफ। बट जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जेआरएफ में जाने के लिए जो है पीजी के अंदर जो है 55% का होना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों के 55% मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो ही नेट में बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेट के बाद में मैंने स्कोप भी बता दिया था इससे पिछली वीडियो में। और इसके अलावा मैंने फर्स्ट पेपर का सिलेबस बताया था आपको कि उसके अंदर 10 यूनिट होते हैं और हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन कवर अप होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड में पीछे जो है यूनिट्स वगैरह लिखी हुई हैं। यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं, तो आज इसमें से हम 1 यूनिट कवर करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ अपने बारे में। हुआ ये कि मेरे जो एमए फर्स्ट ईयर था, जब मैंने ये फॉर्म डाला था तभी मैं एक बात माइंड में क्लियर थी कि मुझे जो है आगे जाके नेट का एग्ज़ाम देना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स और गिव्स यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ ये कि मतलब जब फर्स्ट ईयर की मैंने एग्ज़ाम दी तो उसमें मेरी जो परसेंटेज थी वो डाउन हो गई। परसेंटेज एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज थी मैं 60 मान के चल रहा था। लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी अपनी महान यूनिवर्सिटी में से एक है और आप समझ सकते हैं कि वो मार्क्स जो है कितने अच्छे देते हैं। तो उन्होंने मतलब, और प्राइवेट वालों को तो बिल्कुल भी नहीं देते। तो खैर उनकी नज़र में तो 50% मार्क्स ही बहुत बड़े ज़्यादा मार्क्स दे दिए होंगे उन्होंने। तो मतलब एक ये चुनौती थी, एक चैलेंज था कि भैया इस चैलेंज को कैसे करना है, गिव अप करना था या वहाँ से आगे बढ़ना था। तो वहाँ से आगे बढ़ने का निर्णय किया और उसी दिन ही फॉर्मली डिसाइडेड कर लिया था कि एमए सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा स्कोर करना है। ये उसी दिन डिसाइड कर लिया था सीसीएस यूनिवर्सिटी की बदौलत कि एमए सेकेंड ईयर में अच्छा ही स्कोर करना है, क्योंकि मुझे कवर अप करना था 55%। और 55% क्या, मेरे तो 50% ही बैठे थे कुल। 55% कवर अप करने के लिए मुझे एमए फाइनल ईयर में 60% लेकर आना था कम से कम, जो कि एक चुनौती थी बहुत ज़्यादा। ये तो बात रही इसकी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसकी तैयारी की अच्छे से, रेगुलर तैयारी की, कई बार अपना सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन किया, जिसकी बदौलत मैंने एमए फाइनल ईयर में 81.2% सिक्योर किया और 81.2 सिक्योर करके मैंने उसको टॉप किया एमए सेकेंड ईयर को, पॉलिटिकल साइंस को। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। खैर इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जीवन में जब बड़ी बड़ी परेशानी आती है तो वो अपने साथ में बड़े सॉल्यूशन लेकर आती हैं। तो कभी भी परेशानी से घबराए नहीं आप। आपके पास उस टाइम दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इजीली, जो सबसे आसान ऑप्शन होता है वो होता है गिव अप करना, त्याग करना, छोड़ देना, क्विट कर जाना, वहां से रेस से बाहर हो जाइए, क्विट कर जाइए। या दूसरा ऑप्शन होता है आप जो है डटे रहिए और जो है कुछ करके दिखाइए। तो दूसरा ऑप्शन मैंने ऑप्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है। इसमें एक बाधा और आई थी। सेकेंड एमए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर था 5 तारीख को। जब मैं एग्ज़ाम देकर आया तो आने के बाद में मेरा पैर स्लिप हो गया और पैर में फ्रैक्चर हो गया और लिगामेंट ब्रेक हो गया। काफ़ी इंजरी थी। पक्का मैंने डॉक्टर को दिखाया तो बोन ब्रेक हो चुकी थी उसमें, और उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपको रेस्ट करना पड़ेगा। 1.5 महीने का रेस्ट बताया डॉक्टर ने कि चल नहीं सकते इस पैर से वजह से।
खैर एक अजीब सी परेशानी थी, लेकिन कहते हैं ना कुछ भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। तो ये भी पॉजिटिव ही रहा। ये पॉजिटिव ऐसे रहा क्योंकि जब पैर में फ्रैक्चर हो गया तो घर पे ही पड़ा था, फोकस सारा मतलब स्टडी पर ही हो गया, इसके अलावा कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। ठीक है, तो ये 3 पेपर मैंने एमए फाइनल ईयर के ऐसे ही दिए हैं, एक पाँव से खचड़ खचड़ के जाता था वॉकर के सहारे, और तब जाके पेपर दिए। पेपर भी मतलब यहाँ पर नहीं होते, शामली सेंटर शामली जाना पड़ता था, जो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर पड़ता है, और वहाँ से वापस आना और फिर वहाँ से अपना मतलब एग्ज़ाम रूम तक पहुँचना एक बहुत ही बड़ी महाभारत थी। तो वहाँ पर भी मेरे पास में 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था बहुत ही आसान था कि मैं घर पे बैठ जाऊँ और एग्ज़ाम छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन नहीं, मैं डिटरमाइंड था, मैंने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे ये एग्ज़ाम देना ही देना है, ये एग्ज़ाम देना ही है। और जैसे प्रीवियस 2 पेपर हो चुके थे, 2 पेपर से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पेपर काफ़ी अच्छे हुए, तो मार्क्स तो टचवुड अच्छे आने थे। दूसरी बात इसमें एक चैलेंज और भी आया, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। देखो भाई, मैं पहले बात आपको ये बता दूं, जब मैंने एमए फाइनल ईयर का या फर्स्ट ईयर का ही फॉर्म भरा था, तब मैं एक बात तो समझ गया था कि मुझे नेट करना है। ठीक है, डेस्परेट था नेट के लिए। तो नेट के लिए डेस्परेट होने के साथ साथ मन में एक बात और भी थी कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि पहले ही बार में नेट क्वालिफाई हो जाए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, और मेरा एटीट्यूड शुरू से ही ये था कि पहली बार में ही नेट को क्वालिफाई करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या जब आ गई कि मेरे जो नेट का एग्ज़ाम था एमए फाइनल ईयर के बीच में पड़ गया। ये बहुत बड़ी समस्या थी मेरे सामने। खैर इसको भी ओवरकम किया। तो उसमें ये था कि नेट का सिलेबस कंप्लीट करूं या पहले एमए का सिलेबस कंप्लीट करूं। तो मैंने निश्चय किया कि भाई जितना नेट का सिलेबस कंप्लीट हुआ है उतना ही इनफ, और बाकी का जो है एमए का ही करता हूं, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम 2 बार होता है साल में और एमए का एग्ज़ाम सिर्फ 1 बार होता है। तो पूरा फोकस किया अपने एमए के एग्ज़ाम पर। नेट का जितना पड़ा हुआ था वही काम में आया। वहाँ पे भी ऊपर वाले ने साथ दिया। तो हुआ ये कि जो नेट का एग्ज़ाम है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मैं ही एक मात्र ऐसा स्टूडेंट था जो वहाँ पे रेंग के चल रहा था, और काफ़ी दूर मतलब मेरा सेंटर था, पैदल जाना पड़ा काफ़ी दूर। खैर जैसे तैसे एग्ज़ाम देकर मैं वहाँ से वापस आया तो चेहरे पे मुस्कुराहट तो थी कि हाँ, लग रहा था कि मतलब नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास में जीवन में 2 ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि हमें उनमें से एक ऑप्ट करना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि मतलब इजी वाले को छोड़ दीजिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर डट जाइए, उस पर लग जाइए, और अपने लक्ष्य को जब तक हासिल ना कर लें तब तक छोड़े नहीं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि कार्य करते रहो जब तक कि वो संपन्न ना हो जाए। आधे अधूरे कार्य करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ये तो बात मैंने आपको बताई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। जी हाँ, एक ट्रू स्टोरी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने लाइफ में चैलेंजेस फेस किए। खैर चैलेंजेस अभी भी हैं, बट अभी फिर भी अच्छा फील होता है कि हाँ चलो ठीक है, टचवुड की नेट तो है और एमए में टॉप भी मार दिया है, दोनों चीज़ तो हैं पॉजिटिव वो चीज़ें। बाकी आगे भी रिसर्च भी होती रहेगी। बहरहाल, तो मैं इस वीडियो बनाने का मेरा मतलब मेन मोटिव ये है कि मैं उन स्टूडेंट्स को जो कंफर्ट जोन में आके बाहर ही निकलना चाहते हैं उससे, कि मैं उनको गाइड कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा मैसेज बहुत क्लियर आप लोगों तक पहुँच गया होगा। और आपके पास में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें मोटिवेशन की गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें आपकी तरह। एक चीज़ और, मैंने अभी तक जो है 6 गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जिसमें मैं 2 साल जो है LIC ऑफ इंडिया में जॉब भी कर चुका हूँ। तो ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। चलो अभी अपना टाइम ज़ाया ना करते हुए हमें नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स हैं जो आपको यहाँ पे लिख भी रही है। तो इसमें से जो है हम आज जो स्टार्ट करेंगे रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? मैथमेटिकल होती है एक तो, और एक होती है लॉजिकल। ठीक है, तो आज हम वैसे स्टार्टिंग करेंगे मैथमेटिकल से। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये समांतर श्रेणी में हो सकती है। श्रृंखला जो होती है, श्रृंखला के जो पद हैं वो समांतर श्रेणी में हो सकते हैं। समांतर श्रेणी कैसे होती है देख लो भाई,
इसमें जो डिफरेंस है ना इक्वल होता है, जैसे कि यहाँ से हम देख रहे हैं 2 2 का डिफरेंस चलता जा रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, हम देख रहे हैं कि इन कोई किन्हीं भी 2 पदों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, खुद से करके देखिए, 4 10 18 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ये 40 है। ठीक है, आपके ऑप्शंस ये हैं, मैंने आपको दे दिए हैं ऑप्शंस, और चेक करके बताइए कि इसमें सही आंसर कौन सा आ रहा है, मतलब यहाँ 18 के बाद में क्या आना चाहिए जो मतलब ये इसका आंसर आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस एक अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के लिए, तो आप खुद भी दिमाग लगाइए। और क्लू भी है, क्लू यही है बहुत सिंपल सा, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया है कि भाई ये समांतर श्रेणी पे भी हो सकती है पद इसकी। तो मैं बताऊंगा कि किसके पदों के बीच में मतलब किस किस टाइप के पद होते हैं और किस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। तो पहला मैंने एग्जाम्पल देके बताया है आपको, ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए। अन्य क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। 30 सेकंड तक आप सोच लीजिए, जब तक दिमाग लगाइए इसमें, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको फिर ये होगा कैसे। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आंसर आएगा। देखिए, ये जो 2 पद हैं, हम इनको पदों को पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, एक तरीके से, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा लेंगे, यहाँ पे आंसर इसको सही से करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे हम कितना ऐड करें कि ये 10 हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पे कितना ऐड करें कि यहाँ पे 18 हो जाए। हम यहाँ पे फिर अगर हमने यहाँ पे देखा कि हमने 6 ऐड करा है यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे 8 इसको ऐड किया है, 8 को ऐड किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा। डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे 10 ऐड होगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, समांतर श्रेणी है और 2 2 के क्रम में ही बढ़ता हुआ चल रहा है। तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे कि अगर 18 में 10 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। क्लियर है इतना। ऐसे ही 28 में अगर इसको करेक्ट करने के लिए कि भाई ये भी देखना है कि ये हमारा ऑप्शन जो है सही है या गलत है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगले जो स्टेप है, अगले पद में हमें 10 में 2 ऐड कर देंगे, 12 ऐड करना है। तो अगर हम 28 में 12 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 40 आएगा। 28 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40 हो जाएगा। बस इसमें यही रीजनिंग थी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका ऑप्शंस आ गया होगा। भाई आंसर हमारा क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क पे 28, ये 28 जो है इसका मतलब सही आंसर है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। भाई देखिए, कुछ सीरीज क्या है, कुछ सीरीज ऐसे हो सकती है जहाँ पर जो है हमें अभाज्य अंक दे सकते हैं। ये अभाज्य क्या अंक होते हैं मैं बताता हूँ, अभाज्य अंक क्या होते हैं। अभाज्य अंक को बोलते हैं जो मतलब ऐसे नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, कुछ नंबर होते हैं डिविजिबल नंबर जो कट जाते हैं, कुछ होते हैं नॉन डिविजिबल नंबर जो सिर्फ अपने ही नंबर से कटते हैं। मान लो जैसे कि 2 नंबर है ये, ठीक है, किससे कटेगा, 2, सिर्फ अपने आप से कटेगा, 2 से ही कटेगा, इसके अलावा 2 कटने का नहीं किसी दूसरे नंबर से। ऐसे ही 3 है, 2 या तो 1 से कटते हैं या फिर अपने खुद की संख्या से कटते हैं। तो ऐसे नंबर जो है अभाज्य संख्या कहलाती हैं, अभाज्य नंबर कहलाते हैं। तो ये प्लस और माइनस, ठीक है, में हो सकते हैं, मतलब कि या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप खुद से करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मतलब आपको ये बताना है कि 5 नंबर दिया गया है, फिर 7 दिया गया है, 10, 15, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 33 है। ठीक है, ये इसमें कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम और जेआरएफ में आते हैं। तो आप देखिए, कभी कभी ऐसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं किया, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। देखो, लॉजिक और रीजनिंग क्या है, बेसिकली रीजनिंग है माइंड जो है हमारा किस तरीके से काम करता है, एनालिटिकल तरीके से काम करता है। ठीक है, हमारे माइंड की एनालिटिकल अप्रोच होती है, मैथमेटिकल अप्रोच होती है, ठीक है, कैलकुलेटिव अप्रोच होती है माइंड की। तो वैसे ही आप उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कीजिए। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर, तो हम देखेंगे खुद ब खुद। देखिए आप, खाली हमें क्या करना होता है, जो हमें स्टेप दिए गए होते हैं हमें उन्हीं को फॉलो करना होता है। हम देखेंगे 5 से 7 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 5 में हमने 2 ऐड किया तभी तो 7 हुआ होगा। ठीक है ना, 2 के बाद में हमने फिर 3 ऐड किया, ठीक है, तभी 10 हुआ होगा। फिर ये 15 कैसे हुआ, हमने यहाँ पे 5 ऐड किया। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे ही दिमाग लगा ले कि भाई ये 2 जो नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, कौन से नंबर है, ये 2 3 5 जो है ये नंबर बैठते हैं आपका नॉन डिविजिबल नंबर है, जो अपने आप से कटते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो इसके बाद में अगला जो नंबर होगा वो कितना होता है,
वो होगा 7। तो 15 में अगर 7 जोड़ देंगे हम कितना आएगा 22, 22 ही आ जाएगा, ठीक है। 15 में 7 ऐड करेंगे और इसके बाद में इसमें 22 में 11 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा हमने क्या करेंगे, हम जब हम यहाँ पर आएंगे इस क्वेश्चन मार्क पे, तो हम अपने आप को जस्टिफाई या वेरीफाई भी करेंगे। वो कैसे करेंगे वेरीफाई, हम ऐसे वेरीफाई करेंगे कि हमें पता है कि जब हमने 15 में 7 जोड़ा तब 22 आया है, और ये 7 क्या है, नॉन डिविजिबल नंबर है, तो इसको तो हमने यूज कर लिया। इसके बाद में बचता क्या है नेक्स्ट नंबर 11। अगर हम उसको 11 को इसमें ऐड कर दें तो क्या आना चाहिए हमारा, ये अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो लॉजिक है वो गलत है। तो फिर कोई और दूसरा मेथड होगा, कोई और दूसरा तरीका होगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन कवर अप करते चलेंगे इसमें वीडियो में, वैसे ही मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसमें 22 में 11 को ऐड कर देते हैं तो 33 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लॉजिक है, जो हमारी रीजनिंग है, सही है, एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो हमारा जिसमें आंसर आएगा डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई आप जब आंसर दे तो अपना आंसर खुद से जो है रीचेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। थोड़ा सा क्या करना है आपको, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर विश्वास रखिए। जब आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। अभी तो लग रहा होगा कि पता नहीं सर ने कैसे क्वेश्चन को करा दिया इसको, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, फिर आप ये खुद क्वेश्चंस खुद से भी इजीली करने लगोगे। बस इन टिप्स को ही थोड़ा सा फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है गुणोत्तर श्रेणी होती है, मतलब जो आपको सीरीज दी गई है, ठीक है। कोई भी जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है डियर, और इस क्वेश्चन में क्या है 3 नंबर दिया है हमें 3, 6, 18, 72 और क्वेश्चन मार्क है 2160। तो मैं इस क्वेश्चन की अप्रोच आपको बताता हूँ कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग का नंबर है देख रहे हैं आपके बहुत कम है, 3 है केवल, ठीक है, 3 है, ठीक है, और जो लास्ट एंड हो रहा है इस पे 2160 पे हो रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर क्या है कि बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। कोई नंबर बहुत ज्यादा कैसे बढ़ेगा, आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए दिमाग में। क्या हम उसमें कुछ ऐड कर दें तब बढ़ेगा, इतनी तेजी से बढ़ जाएगा? नहीं। हम उसको घटा देंगे तब बढ़ेगा? नहीं। हम उसको भाग देंगे तब बढ़ेगा? नहीं। तो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा गुणोत्तर। गुणोत्तर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई करना। तो सीरीज में वो भी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, कोई नंबर है सपोज दैट, है ना, ए नंबर है, वो क्या नंबर है? ए नंबर है। तो उसमें मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से 2 से करेंगे, फिर से जो भी आएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर जो भी आएगा 4 से, फिर उसके बाद में 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। तो हम देखेंगे वो नंबर कितने मल्टीपल्स में हो जाएगा। तो वो ऐसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक। जैसे 3 से 2160 नंबर बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। और इसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि भैया गुणोत्तर श्रेणी कैसे पहचानोगे। आप ऐसे पहचानोगे कि इसमें जो पहला नंबर है वो कैसे दिया हुआ होगा आपको, पहला नंबर आपको छोटा दिया होगा, और जो जहाँ पे एंड हो रहा होगा उसका सीरीज का वो नंबर बहुत बड़ा होगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी को पहचानने का तरीका है। चलिए आइए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें पहले यहाँ पे 3 नंबर दिया गया था, ठीक है ना। तो 3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 में हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा। 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36, तो हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया इसको वेरीफाई भी कर लो भाई। जब ये 360 आ गया, यहाँ पे 360 आ गया है, 360 में हमें किससे मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी आपकी बार में? 6 से। 6 जंग 36, 6 हासिल को 3, और 6 18 21 और 0 की 0, तो 2160 आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी जो है डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्टेप को फॉलो कर लोगे और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लोगे और उसको फॉलो करोगे, अमल करोगे, तो ये आराम से बना लोगे भाई। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब कुछ नंबर्स जो हम प्राप्त करते हैं गुणांक से ही प्राप्त कर लेते हैं, मतलब एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में हमने देखा, ठीक है। और हमने यहाँ पे अपना आंसर भी फाइंड आउट कर दिया। फिर एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, जैसे कि ये बताया मैंने आपको, नंबर होते हैं
तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि ये है आप देख रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32 से बढ़ते क्रम में होते हैं, घटते क्रम में हो सकते हैं, ठीक है। 2, 4, 8, 16, 32 से दोनों तरीके से आपको जो है सीरीज दी जा सकती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ होते हैं कि मतलब एक निश्चित अंकों के विभाजन करने से जो है प्राप्त हो सकते हैं। उसमें मान लो जैसे कि आपको जो है 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, और 3 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, ऐसे कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर दे सकते हैं। देखते जाओ, करते जाओ, थोड़ा सा दिमाग तेज करना पड़ेगा आपको, वो चीज़ें नंबर घटते जाएंगे इसमें डिवाइड करने में, ये है, ठीक है। ऐसे ही वर्ग है, कुछ हमें वर्ग के उसमें दे सकते हैं, तो इसलिए आप जो है वर्ग, मेरे कहने तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, 30 तक तो आपको पक्के याद होने चाहिए, ठीक है। 30 तक पूरे अच्छे से स्क्वायर याद कर लो, ठीक है, बहुत काम में आएंगे आपके इसमें, ठीक है। और घन बोलते हैं जिसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है, क्यूब भी याद कर लो आप। क्यूब जो है आप 20 तक याद कर लो, कम से कम 20 तक तो क्यूब याद होनी चाहिए। और 20 के बाद भी कुछ क्यूब होती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि 21 की है, 21 के अलावा 25 की क्यूब है, 25 के अलावा 27 की क्यूब है, ये आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। 36 की क्यूब है, ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इनका यूज़ काफ़ी होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ये दोनों तरीके से दोनों ही ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में हो सकते हैं, घटते क्रम में हो सकते हैं, ये थोड़ा दिमाग ला के चलें। मतलब रीजनिंग मतलब दिमाग को खोलने का एक मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, आपके सोचने की और समझने की सलाहियत को, ताकत को मतलब एक्सपेंड करता है। इसका मतलब यूजीसी चाहता है जो बंदा मतलब जो भी स्टूडेंट उसके पास में आए, वेदर मेल फीमेल, तो वो कैसा होना चाहिए, उसका माइंड भी कैसा होना चाहिए, मतलब एक तरीके से एनालिटिकल भी हो, मैथमेटिकल अप्रोच भी हो, और रीजनिंग भी उसकी सॉलिड होनी चाहिए भाई, तभी तो आप जो है रिसर्च कर पाओगे। अगर मतलब ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होगी तो रिसर्च ही कैसे करोगे। तो पहली बात तो ये कि अपना पैशन बना लो, कि जो चीज़ पैशन होती है उस काम को हम बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। अपना जो है इसको पैशन बना लो। और दूसरा, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको लास्ट की एक बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स देता हूँ, चलो आप जानना चाहते हैं तो। वो टिप्स ये है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं टॉप करूँगा, पहली बार, ठीक है। मैं जो पढ़ाई कर रहा था पहले पास होने के लिए पढ़ता था सिर्फ, ठीक है। लेकिन जो मेरे भी गुरु हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा खाली पढ़ाई का यही मतलब नहीं कि आप केवल एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ो। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब होता है कि हम सीखने के लिए पढ़ें, एग्ज़ाम तो अपना आप ही हो जाएगा। तो आप जो है जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सब सीखिए आप, ठीक है, अच्छे से सीखिए, और इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको मतलब अप्रोच कीजिए, अप्लाइड कीजिए, ठीक है, इसको यूटिलाइज कीजिए उसमें। और आप देखेंगे कि मतलब आपकी रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, और बाकी मैथमेटिक्स भी कमांड हो जाएगी, जो भी सब्जेक्ट है आपका आपके उसमें कमांड हो जाएगी, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर बन जाएंगे अच्छे से, ठीक है। और एग्ज़ाम का प्रेशर तो छोड़ दो लेना बिल्कुल भी, एग्ज़ाम तो आपका ये यूजीसी नेट वगैरह नहीं निकल जाएगा, ठीक है, अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करते रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये टॉपिक मैंने कवर अप कर लिया है, पूरा टॉपिक पूरा एंड हो चुका है यहाँ पे। जितने भी इसके टाइप्स थे मैंने सारे करा दिए हैं आपको सीरीज के। बाकी इसकी जो मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको बताया ना, पहले करना तो आना चाहिए, फिर मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आंसर्ड पेपर लूंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको करके दिखाऊंगा कि जो भी अब तक हमने मतलब नॉलेज लिया उससे हम किस तरीके से मतलब अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को मतलब आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। और बहुत से मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है अच्छे मटेरियल की, एक अच्छी मतलब स्टाफ की, तो वो मेरे पास में है, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट होगा आपके ज़रिए से, ठीक है। आप दूसरों का भला करोगे, ऊपर वाला आपका ही भला करेगा, ये सिंपल सी बात है। तो इसलिए दूसरों का भला भी करते चलिए। जैसे कि मैं ही आपको ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फ्री में ही बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना टाइम भी लगा रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा गाइड मतलब मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से शेयर करूँ और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, बस इतना ही है। मेरा नाम है अब्दुल सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।